उस रात उसको वही सपना आया जो 1 हफ्ते पहले उसे आया था और एक बार फिर उसके ख़त्म होने से पहले ही वो उठ गया। उसके माता-पिता चाहते थे कि वो एक पुजारी बने, लेकिन वो बचपन से ही दुनिया को जानना चाहता था, इसलिए वो एक चरवाहा बन गया। चलते वक्त वो हमेशा भेड़ों से बात करता था। कभी-कभी वो उन गाँवों में जो कुछ भी देखता था, भेड़ों को वो सब बातें बताता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने उनके केवल लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने उनसे केवल एक ही बात की थी। एक लड़की जो कि एक व्यापारी की बेटी थी, जो गाँव में रहती थी, जहाँ वो लगभग 4 दिनों में पहुँचेंगे। साल भर पहले वो एक बार उस गाँव में गया था। व्यापारी एक दुकान का मालिक था। सूरज को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वो दोपहर से पहले तरीफा पहुंच जाएगा। उसे अचानक याद आया कि तरीफा में एक बूढ़ी औरत रहती है, जो कि सपनों के बारे में बताती है। बूढ़ी औरत उसे अपने कमरे में लेकर आई। लड़की ने कहा, मुझे एक सपना 2 बार आया है। मैंने सपने में देखा कि मैं मैदान में हूँ, एक बच्चा आया और मेरे झुंड के साथ खेलने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा, अपने सपने के बारे में बताओ। लड़के ने कहा कि वो बच्चा मेरे झुंड के साथ थोड़ी देर खेलता रहा और एकदम उस बच्चे ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मिस्र के पिरामिड में ले गया। उस बच्चे ने कहा कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। बूढ़ी औरत थोड़ी देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड पर जाना चाहिए और वहाँ पर तुम्हें खजाना मिलेगा। लड़का नाराज सा हो गया। उसने सोचा कि अब वो कभी भी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। वो फिर कुछ खाने के लिए बाजार गया। उसने अपनी किताब को एक मोटी किताब से बदला और वो चौक के पास एक बेंच पर बैठ गया। जैसे उसने पढ़ना शुरू किया तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। बूढ़े ने कहा कि वो थका हुआ है और प्यासा था और उसने पूछा कि वो लड़के की शराब से एक घूंट ले सकता है। लड़के ने अपनी बोतल ये सोचकर दी कि बूढ़ा उसके बाद उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन वो उससे बात करना चाहता था। लड़के ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? बूढ़े ने कहा, मैं सलेम से हूँ। और आप सलेम में क्या करते हो? उसने पूछा। मैं सलेम में क्या करता हूँ? बूढ़ा हंसा। ठीक है, मैं सलेम का राजा हूँ। लड़के ने सोचा, लोग भी अजीब सी बातें करते हैं। बूढ़े ने कहा, मेरा नाम मेल्ज़डीक है। लड़के ने कहा, मुझे मेरी किताब दो। मुझे जाकर अपनी भेड़ों को इकट्ठा करना है और जाना है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ख़जाना कैसे खोजना है। अब लड़के ने सोचा कि उसे अपने झुंड और अपने ख़जाने के बीच चुनना होगा। अगले दिन दोपहर में लड़का उस बूढ़े आदमी से मिला। वो अपने साथ अपने झुंड का 10वां हिस्सा लाया था। लड़के ने दो लड़के के दोस्त ने तुरंत सभी भेड़ें खरीद ली। उसने कहा कि उसे हमेशा चरवाहा बनने का सपना देखा था। बूढ़े ने कहा लड़के के दोस्त ने तुरंत सभी भेड़ें खरीद ली। उसने कहा कि उसने हमेशा एक चरवाहा बनने का सपना देखा था। बूढ़े ने कहा, खजाना को खोजने के लिए तुम्हें संकेतों का पालन करना होगा। भगवान ने सभी के लिए एक रास्ता तैयार किया है। तुम्हें बस उन संकेतों को पढ़ना है जो उसने अपने लिए जो उसने आपके लिए छोड़े हैं। बूढ़े आदमी ने अपनी थाली खोली और लड़के को एक सफ़ेद पत्थर और एक काला पत्थर दिया। उन्हें यूरीम और थेमीम कहते थे। काला हाँ, सफ़ेद ना का संकेत था। जब तुम्हें संकेत पढ़ने में कोई दिक्कत होगी तो ये पत्थर ऐसा कराने में तुम्हारी मदद करेंगे। हमेशा एक प्रश्न पूछना। फिर वो चला गया। लंग लड़का टेंगियर पहुंचा और यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। वो फिर एक बार चला गया और फिर उसके पास एक अनजान लड़का आकर बैठ गया और उस लड़के से बातचीत शुरू कर दी। तब लड़के ने उससे कहा कि पिरामिड तक जाने की ज़रूरत है। लड़के ने पूछा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहाँ ले जाएं। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपको अपने गाइड के रूप में पैसे दे सकता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि वहाँ कैसे जा पहुँचा जा सकता क्या आपके पास ऐसा कोई आइडिया है कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए? नए लड़के ने कहा, आपको पूरे सहारा डेजर्ट को पार करना होगा और ऐसा करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि क्या आपके पास पैसे हैं? लड़के ने सोचा कि ये एक अजीब सा सवाल है।
उसने अपने पाउच से पैसे निकाले और नए लड़के को दिखाया। लड़के ने अपने नए दोस्त पर भरोसा किया। उसने अपने पैसे निकाले और गिनने लगा। वो टेंगियर की गलियों के वो टेंगियर की गलियों में एक साथ चले। उस लड़के ने पैसे लेते हुए कहा कि कल तक हम पिरामिड पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे 2 ऊँट खरीदने हैं। वो एक चौक के बीच वो एक चौक के बीचों बीच पहुंचे, जहां बाजार लगता था। लड़के ने कभी भी अपने नए दोस्त से नजरें नहीं हटाई। आखिर उसके पास उसका पैसा आखिर उसके पास उसका सारा पैसा था। अचानक उसने सबसे सुंदर तलवार देखी। लड़के ने खुद से वादा किया कि जब वो पिरामिड से लौटेगा तो वो उस तलवार को खरीदेगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि उस स्टॉल के मालिक से पूछो कि तलवार कितने की है। जब वो पीछे मुड़ा तो उसे अपना नया साथी कहीं नहीं मिला। वो वहीं रुका रहा और अपने दोस्त का इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसका नया दोस्त नहीं आया। क्रिस्टल व्यापारी दिन के साथ जाग गया और उसे फिर चिंता महसूस हुई, जो वो हर सुबह महसूस करता था। वो 30 साल से एक ही जगह पर था, एक पहाड़ की चोटी पर एक दुकान जहाँ कुछ ग्राहक आते थे। एक समय था जब वहाँ बहुत से लोग उसकी दुकान के बारे में जानते थे, अरब व्यापारी, फ्रेंच लोग। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, पड़ोसी दूर चले गए और पहाड़ी पर कुछ ही दुकानें रह गई। लेकिन क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने जीवन के 30 साल क्रिस्टल के टुकड़े खरीदने और बेचने में गुजारे थे, और अब कुछ और करने में बहुत देर हो चुकी थी। लड़के ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं खिड़की के उन शीशों को साफ कर सकता हूँ। बदले में आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। जैकेट निकाल कर वो शीशे साफ करने लगा। आधे घंटे में उसने सारी खिड़कियाँ शीशे साफ कर दी। जब उससे सफाई पूरी कर ली तो उसने उस आदमी से कुछ खाने को कहा। क्रिस्टल के व्यापारी ने कहा, चलो चलते हैं और कुछ दोपहर का खाना खा लेते हैं। व्यापारी ने पूछा, क्या आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं? लड़के ने कहा, मैं पूरे दिन काम कर सकता हूँ। मैं पूरी रात काम करूँगा और मैं तुम्हारी दुकान से क्रिस्टल के हर टुकड़े को साफ कर दूंगा। बदले में मुझे कल पिरामिड जाने के लिए पैसे चाहिए। व्यापारी हंसा, यहाँ तक कि अगर आप पूरे साल मेरे क्रिस्टल्स को साफ करते हैं, भले ही आप हर टुकड़े को बेचकर एक अच्छा कमीशन कमाते हैं, फिर भी आपको पिरामिड जाने के लिए पैसे उधार लेने होंगे। यहाँ और वहाँ के बीच हज़ारों किलोमीटर के रेगिस्तान है। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। और एक लंबी चुप्पी के बाद लड़के ने कहा, मुझे कुछ भेड़ें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लड़का लगभग 1 महीने से क्रिस्टल व्यापारी के लिए काम कर रहा था। उस सुबह उसने कुछ कैलकुलेशन की थी। अगर वह रोज़ काम करना जारी रखता है तो वो 1 साल में कुछ भेड़ें खरीद पाएगा। फिर उसने सोचा कि तेज़ी से पैसा कमाने के लिए उसे कुछ नया करना चाहिए। लड़के ने व्यापारी से कहा, मैं क्रिस्टल के लिए एक डिस्प्ले केस बनाना चाहता हूँ। व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे पास पहले कभी क्रिस्टल केस नहीं था। 2 महीने और बीत गए और डिस्प्ले केस की वजह से कई ग्राहक क्रिस्टल की दुकान में आने लगे। लड़के ने अनुमान लगाया कि अगर वह 6 महीने और काम करता है तो वह स्पेन लौट सकता है और 60 भेड़ें खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ 60। एक दिन उसने एक आदमी को शिकायत करते हुए सुना कि पहाड़ी पर एक अच्छी चाय पानी की जगह नहीं है। लड़के ने कहा, हम चाय बेचना शुरू कर सकते हैं। व्यापारी ने कहा, यहाँ कई जगह पर चाय बेची जाती है, लेकिन हम क्रिस्टल गिलास में चाय बेच सकते हैं। लोग चाय का मज़ा लेंगे और गिलास खरीदना चाहेंगे। व्यापारी ने हाँ कर दी और आइडिया काम कर गया। लड़का सुबह से पहले उठ गया। 11 महीने और 9 दिन बीत चुके थे। जब लड़के ने पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पैर रखे थे, लड़के के पास पैसे का एक बंडल था। उसके पास इतना पैसा था कि वो उससे 120 भेड़ें, वापसी की टिकट और अफ्रीका से चीज़ों को अपने देश में इंपोर्ट कराने के लिए लाइसेंस खरीदने के लिए बहुत थे। लड़के ने कहा, मैं आज जा रहा हूँ। मेरे पास इतना पैसा है जो मुझे अपनी भेड़ खरीदने के लिए चाहिए। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे? व्यापारी ने कहा, आपने मेरी मदद की है, मुझे आप पर गर्व है। लड़के ने खुद से कहा, लेकिन मैं उन खेतों में वापस जा रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, अपने झुंड की फिर से देखभाल करने के लिए। लेकिन वह अब अपने फैसले पर खुश नहीं था। एक सपने को पूरा करने के लिए उसने एक पूरे साल तक काम किया, और वह सपना अब कम महत्व का होता जा रहा है। एक सपने को पूरा करने के लिए उसने एक पूरे साल तक काम किया था, और वह सपना कम महत्व का होता जा रहा था। लड़के ने सोचा, मैं हमेशा एक चरवाहा बनकर वापस जा सकता हूँ। मैंने सीखा कि भेड़ों की देखभाल कैसे की जाती है
और मैं ये कभी नहीं भूल पाया कि ये कैसे करना है। लेकिन शायद मुझे पिरामिड तक पहुंचने तक का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। उसे अचानक बहुत खुशी का अनुभव हुआ। अंग्रेज़ एक ऐसी बेंच पर बैठा था जिसमें से जानवरों का पसीना और धूल की गंध आ रही थी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालय में बहुत समय बिताया था और अल्केमी पर सभी दुर्लभ और सबसे महत्वपूर्ण किताबों को खरीदा था। अंग्रेज़ अल्केमिस्ट से मिलने अल्फायुम जा रहे थे। बाहर सारा डेजर्ट को पार करने के लिए एक बड़ा सा कारवा बनाया गया था। फिर एक जवान अरब अंदर आया और वो सेंटियागो था। एक बड़ी दाढ़ी वाले ने कहा, मैं कारवा का नेता हूँ। मैं अपने साथ चलने वाले की ज़िंदगी और मौत की ताकत रखता हूँ। लड़का उस अंग्रेज़ से बहुत कम बात करता था जिसने अपना ज़्यादा समय उसकी किताबों के साथ बिताया। लड़के के पास भी उसकी किताबें थीं और उसने सफ़र से पहले कुछ दिनों में ही उसे पढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन उसे कारवां को देखने और हवा को सुनने का ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन उसे कारवां को देखना और हवा को सुनना ज़्यादा अच्छा लगता था। उसके साथ यात्रा करने वाले ऊँट चलाने वाले के साथ दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा, मैं एल कैरम का हूँ। मेरे पास बगीचा था। मेरे बच्चे एक जैसा जीवन जो मेरे मरने तक बिल्कुल नहीं बदलेगा। एक दिन धरती कांपने लगी और नीली नदी अपने टाँटों पर बहने लगी। ज़मीन बर्बाद हो गई और मुझे घर चलाने के लिए और कोई रास्ता खोजना पड़ा। इसलिए अब मैं ऊँट चलाता हूँ। एक रात एक ऊँट चालक आग के पास आ गया जहाँ अंग्रेज़ और लड़का बैठे थे। उसने उन्हें बताया, आदिवासियों ने आपस में लड़ाई शुरू की है। अंग्रेज़ ने पूछा कि क्या वो ख़तरे में हैं। ऊँट चलाने वाले ने कहा, एक बार जब आप रेगिस्तान पहुँच जाते हैं तो वापस नहीं जा सकते। अंग्रेज़ पूरी रात सो नहीं पाया। उसने लड़के को बुलाया और वो आग के चारों ओर चलने लगे। लड़के ने अंग्रेज़ को अपनी जीवन की कहानी सुनाई। उसे सबसे अच्छा लड़के का क्रिस्टल की दुकान पर काम करना लगा। अंग्रेज़ ने कहा, मैं कारवा पर ध्यान दूंगा, और लड़के ने कहा कि वो अंग्रेज़ की किताबें पढ़ेगा। जिस किताब में लड़के को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लगी उसमें एक नामी एल्केमिस्ट की कहानी थी। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी लैब में मेटल्स की शुद्ध करने के लिए बिताया था। उनका मानना था कि अगर किसी धातु को कई सालों तक गर्म किया जाए तो वह अपने आप को सभी किरदारों से मुक्त कर देगा। उन्होंने उस खोज को मास्टरवर्क कहा और वो आधा लिक्विड था और आधा सॉलिड। लड़के ने सीखा कि मास्टरवर्क के लिक्विड पार्ट को जीवन का अमृत कहते हैं और ये सारी बीमारियों से भी बचाता है, और इसी वजह से अल्केमिस्ट कभी बूढ़े नहीं होते। सॉलिड पार्ट को फिलोसोफर्स स्टोन कहते हैं। इसका थोड़ा सा टुकड़ा ही किसी भी धातु को सोना बना सकता है। सूरज उगते ही लड़का जाग गया। वहाँ उसके सामने खजूर की एक बड़ी कतार थी जो पूरे रेगिस्तान में फैली हुई थी। अंग्रेज़ ने कहा, हमने ये कर दिया। वो भी जल्दी जाग गया था। उन लोगों को अब लड़ाई ख़त्म होने तक ओएसिस में रुकना होगा। इसी बीच लड़के ने अपने ख़जाने के बारे में सोचा। लड़के को उसके दोस्त से दूर एक तंबू में 5 दूसरे लड़कों के साथ जगह दी गई थी। लड़के ने एक चरवाहे के रूप में अपने जीवन के बारे में बताया, और जैसे ही वो अपने क्रिस्टल की दुकान पर अपने अनुभव के बारे में बताने वाला था, अंग्रेज़ तंबू में आया और वे लड़के को बाहर ले गया और कहा, मैं पूरी सुबह तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे ये पता लगाने में आपकी मदद चाहिए कि अल्केमिस्ट कहाँ रहता है। पहले तो उन्होंने खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने हर जगह ढूंढा और उन्हें यह पता चला कि जितना वो सोच सकते थे उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ओएसिस है। अंग्रेज़ ने कहा, हमने लगभग पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और एक कुएं के पास लड़के के साथ बैठा। लड़का एक औरत के पास गया जो कुएं से पानी लेने आई थी। अंग्रेज़ ने कहा, गुड आफ्टरनून मैम, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्केमिस्ट यहाँ कहाँ रहता है। औरत ने कहा कि उसने ऐसे आदमी के बारे में कभी नहीं सुना, और जल्दी से चलने लगी। लड़के ने कहा, मैंने पहले कभी अल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना था, शायद यहाँ भी किसी ने ना सुना हो। अंग्रेज़ की आंखें चमक उठी और बोला, शायद यहाँ कोई नहीं जानता कि अल्केमिस्ट क्या होता है। पता लगाओ कि वो कौन है जो लोगों की बीमारियों को ठीक करता है। अंत में एक लड़की उसके पास पहुंची। उसके कंधे पर एक बर्तन था। उसका सर घूंघट से ढका हुआ था। लड़के
अल्केमिस्ट के बारे में पूछने के लिए उसके पास गया। लड़की के करीब गया और जब वह मुस्कुराई तो उसने भी ऐसा किया। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। लड़की ने कहा, फातिमा। लड़के ने उससे उस आदमी के बारे में पूछा जिसने लोगों की बीमारी ठीक की। वह आदमी जो दुनिया के सभी रहस्यों को जानता है। लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा किया और कहा, वहाँ एक अजीब सा आदमी रहता है। फिर उसने अपने बर्तन पानी से भर लिया और चली गई। अगले दिन लड़का कुएं पर लौट आया। अंग्रेज़ वहीं था, रेगिस्तान को देख रहा था। अल्केमिस्ट मिल गया। अंग्रेज़ ने अल्केमिस्ट से कहा कि वो सीखना चाहता है कि धातु को सोने में कैसे बदला जाए। अल्केमिस्ट ने कहा, जाओ और कोशिश करो। अंग्रेज़ के जाते ही फातिमा आ गई। उसने अपने बर्तन में पानी भर लिया। लड़के ने कहा, मैं आपकी एक बात बताने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। मैं आपसे प्यार करता हूँ। लड़की ने मटका गिरा दिया और पानी फैल गया। मैं तुम्हारा यहाँ रोज़ इंतज़ार करूँगा। मैं एक ख़जाने की तलाश में रेगिस्तान को पार करके आया हूँ जो पिरामिड के पास कहीं है, और मेरे लिए ये लड़ाई एक श्राप की तरह है, लेकिन अभी एक आशीर्वाद है क्योंकि ये मुझे तुम्हारे पास लाया है। जब वो लगभग 1 महीने के लिए रेगिस्तान में था तो कारवां के नेता ने अपने साथ यात्रा करने वाले सभी लोगों को बुलाया और कहा, हम नहीं जानते कि लड़ाई कब ख़त्म होगी, इसलिए हम अपनी यात्रा जारी नहीं रख सकते। लड़ाई लंबी समय तक चल सकती है। वो लोग वहीं चले जाएं जहां वो रहते थे। वो लड़का उस दोपहर फातिमा से मिलने गया। फातिमा ने कहा, जब से मैं एक बच्ची थी मैंने सपना देखा कि रेगिस्तान में मुझे एक अद्भुत उपहार देगा। अब मेरा तोहफा आ गया है और वो तुम हो। मैं तुम्हारे सपने का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब मेरा सपना पूरा करो। अगली सुबह वो ये सोचकर वहीं बैठ गया। उसने ऊपर कुछ मूवमेंट महसूस की। ऊपर उसने देखा कि एक बाज का जोड़ा आसमान में उड़ रहा है। अचानक बाज में से कुछ चमकने लगता है। जैसे ही उसने ऐसा किया, लड़के के पास अचानक एक छवि आ गई। एक सेना जिसकी तलवारें तैयार है और इसकी तरफ आ रही है। इसी वजह से वो अल्केमिस्ट से मिल पाया। अल्केमिस्ट ने कहा, कल अपना ऊँट बेच दो और एक घोड़ा खरीद लो। अगली रात लड़का घोड़े के साथ भेजा गया। अल्केमिस्ट दिखाई देता है? लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। और उसने तुरंत अपने दिल में शांति महसूस की। अल्केमिस्ट ने कहा, कल सूरज निकलने से पहले निकलेंगे। लड़का फातिमा से मिलने गया। अल्केमिस्ट और लड़का यात्रा करने लगे। 7वें दिन अल्केमिस्ट ने कहा, आप लगभग अपनी यात्रा के अंत में हैं। मैं आपको अपने भाग्य का पीछा करने के लिए बधाई देता हूँ। वो 2 और दिनों में शांत रेगिस्तान को पार कर गए। वे दोपहर के अंत में पूरे दिन बढ़ते रहे। वे एक मठ पर आ गए। अल्केमिस्ट मठ के गेट पर गए। काले कपड़े पहने एक साधु आया। अल्केमिस्ट ने उसे थोड़ी देर के लिए किचन का इस्तेमाल करने के लिए कहा। अल्केमिस्ट ने पान को आग से हटा दिया और पान को ठंडा होने के लिए अलग रख दिया। जब पान ठंडा हो गया और लड़के ने देखा कि एक शीशा पान में के आकार में था, लेकिन यह अब शीशा नहीं था, यह सोना था। फिर अल्केमिस्ट ने उस डिस्क के चारों भागों में बांट दिया। उसने अपने लड़के और भिक्षुओं के बीच भागों को बांट दिया। उसके बाद अल्केमिस्ट ने कहा, अलविदा। लड़के ने भी कहा, अलविदा। अब लड़के को अकेले ही चलना था और जो उसका दिल कह रहा था उसे सुनना था। अंत में वह रात भर पिरामिड के पास पहुंचा। लड़के ने एक जगह चुनकर खोदना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने कुछ पैरों की आवाज़ सुनी। कई लोग उसके पास पहुंचे। एक आदमी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया। दूसरे ने कहा, हमें पैसे चाहिए। उन्होंने कहा, यहाँ सोना है। उसने शायद ज़मीन में और सोना छिपा रखा है। उन्होंने लड़के से खोदना जारी रखवाया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही सूरज उग आया, आदमी ने लड़कों को पीटना शुरू किया कर दिया। अंत में लड़का चिल्लाया, मैं खजाने के लिए खुदाई कर रहा हूँ, और उसके मुंह से खून बह रहा था। हमने कहा, इजिप्ट के पिरामिड के पास छिपे हुए खजाने को 2 बार सपने में देखा था। उन्होंने फिर उस लड़के को वहीं छोड़ दिया। उस ग्रुप का जो लीडर था वह वापस लड़के के पास आया और कहा, तुम सीखोगे एक आदमी को इतना पागल नहीं होना चाहिए। 2 साल पहले इसी जगह पर मुझे भी बार बार सपना आ रहा था। मैंने सपना देखा कि मैं स्पेन के एक गांव की यात्रा करूं और एक बर्बाद चर्च की तलाश करूं जहां चरवाहा और उसका भेड़ सोई हो। सपनों में मुझसे कहा गया था कि अगर मैं वहां खोदूं तो मुझे एक छुपा हुआ खजाना मिलेगा, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि मैं पूरे रेगिस्तान को एक सपने पर विश्वास करके पार करूं। और वे गायब हो गए। लड़का खड़ा हो गया और पिरामिड की ओर
फिर से देखा, उसका दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब वह जानता था कि खजाना कहाँ है। फिर लड़का छोटे टूटे चर्च में आ पहुंचा और खुदाई के बाद उसे वहाँ खजाना मिला। और जैसा कि उसने वादा किया था, उसने अपने सपनों का 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दे दिया और फातिमा के पास चला गया और कहानी ख़त्म हो गई। तो इस गज़ब की कहानी से 4 सीख जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी है, वो ये है, ख़ज़ाना वही है जहाँ आप हो, मतलब आपके अंदर, लेकिन ये पता करने के लिए आपको बाहर जाना होगा। अपने दिल की सुनो और कभी मत रुको। सेंटियागो के साथ बुरा हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। ज़िंदगी की सच्चाई है कि अगर 7 बार गिरने के बाद 8 बार उठो, जैसे कि सेंटियागो ने कहा किया, हम थोड़ी सी असफलता देखने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सेंटियागो की तरह गिर कर उठना चाहिए और अपने लक्ष्य के पीछा करना चाहिए। हम ये कभी नहीं समझ पाते कि प्यार एक प्रेरणा की तरह, वो हमें हमारे लक्ष्य तक जाने में कभी नहीं रुकेगा। और जो हमें से सच्चा प्यार करते हैं वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। वो हमें हमारे लक्ष्य के पास जाने के लिए कभी नहीं रोकेंगे।